आज के लेक्चर में हम वर्क और एनर्जी के यूनिट को रिवाइज करेंगे। वर्क एनर्जी के यूनिट के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। हमने सबसे पहले वर्क को पढ़ा, वर्क की टाइप्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। उसके बाद वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और फिर वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का डिफरेंस देखा। इसके बाद हमने एनर्जी के टॉपिक को स्टार्ट किया, जिसमें हमने मेनली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कवर किया। और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ा। और फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड था, एस्केप वेलोसिटी का, हमने उसे कवर किया। फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इम्प्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस, हमने इन टॉपिक्स को एनर्जी में कवर किया। और इन द एंड हमने पावर के टॉपिक को कवर किया, उसके डिफरेंट फार्मूलाज और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कवर किया। तो आज के लेक्चर में हम इन तमाम टॉपिक्स को वन शॉट के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। वर्क क्या है? वर्क के बारे में हम जानते हैं कि वर्क तब होता है जब बॉडी डिस्प्लेस करे फोर्स की डायरेक्शन में, या बॉडी डिस्प्लेस करे फोर्स के कंपोनेंट की डायरेक्शन में। कि लेट्स से अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो F, और वो बॉडी हमारे पास डिस्प्लेस करती है D, और इन दोनों बॉडीज के दरमियान, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा, तो हम कहेंगे यहां वर्क डन है। क्यों वर्क डन है? क्योंकि बॉडी जो डिस्प्लेस कर रही है वो फोर्स की डायरेक्शन में कर रही है, और अगर ऐसा ना हो तो वर्क डन नहीं होता। तो क्या थे वर्क के फार्मूलास? वर्क डन इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा। क्या हमेशा वर्क के फार्मूला में कॉज आता है? नो, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एंगल किन वेक्टर्स के दरमियान गिवन है। जैसे यहां पर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का था तो कॉस थीटा आया था। लेकिन अगर आपको एक ऐसा केस दे दिया जाए जहां पर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ना हो, लेट्स से ये हमारे पास फोर्स एफ है, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है राइट डायरेक्शन में, और एंगल जो है फोर्स का वर्टिकल के साथ गिवन है। तो इस केस में जब आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर, तो हमारे पास जो कंपोनेंट यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगा वो कॉज नहीं आएगा बल्कि साइन आएगा। और इस केस में फार्मूला क्या बनेगा? एफ डी साइन थीटा, जिसको हम यूं भी लिखते हैं एफ डी कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा। क्योंकि बेसिकली अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, दिस वन, और ये क्या है? ये 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा को जब सॉल्व किया जाता है तो साइन थीटा आता है। इसके अलावा वर्क के क्या फार्मूलाज हैं? अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, कि लेट्स से अगर आपको फोर्स गिवन है A1I, मींस उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है B1J प्लस C1K, ABC एक्स वाई और Z कोऑर्डिनेट्स हैं। और इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें वो गिवन हो, दैट इज A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब A1 मल्टीप्लाई A2 से होगा, B1 मल्टीप्लाई B2 से होगा, और इसी तरह से C1 मल्टीप्लाई C2 से होगा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन हो तो हम तब भी वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिंपल मेथड होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट, A1 A2 B1 B2 C1 C2। फिर मैंने डिफरेंट केसेस पढ़े कि हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चंद एक की बात यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, और उस इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है वो h है, और इस इंक्लाइन प्लेन की जो ओवरऑल लेंथ है वो हमारे पास क्या है? वो d है। तो इस केस में अगर आप लोग वर्क कैलकुलेट करते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो टॉप के ऊपर प्रेजेंट है, जिसका मास m और वेट mg, और वो बॉडी रोल करती हुई डाउनवर्ड आती है, तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन इस केस में mgh के इक्वल होगा, mgh। h क्यों हमने लिया? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है। क्योंकि mg की डायरेक्शन को अगर आप यहां पर देखोगे तो mg की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वो h, इस वजह से mgh आएगा। इस चीज को कई बच्चे रिजॉल्व करके भी सॉल्व करते हैं, जिसको मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूंगा कि अगर आप यहां पर mg को रिजॉल्व करो, तो अगर आप mg को रिजॉल्व करोगे तो mg का कंपोनेंट जो d की डायरेक्शन में आएगा वो mg साइन थीटा आएगा। तो चाहे फार्मूला mgh लिखा जाए और चाहे फार्मूला ये लिखा जाए mg d साइन थीटा, ये दोनों करेक्ट है।
इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंट तरह से ये लिया जाता है। एक तरीका ये कि mg को रिजॉल्व किया और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में देखा, और एक तरीका ये भी है कि यहां पर जो एज है वो d साइन थीटा के इक्वल है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स को देखना है। फिर हमने ये देखा कि बॉडी जब सर्कल में रोटेट करती है तो वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, लेकिन किस फोर्स की वजह से? जब बॉडी सर्कल में मूव करे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट, तो हर पॉइंट पे इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन 0 होता है? तो यहां पर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि हमारे पास अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म जिसमें टेंजेंशियल फोर्स प्रेजेंट होती है, देखो सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रेजेंट होती है, लेकिन जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी तो सेंट्रीपिटल के अलावा एक और फोर्स प्रेजेंट होगी, और वो फोर्स होती है टेंजेंशियल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। तो क्या उसका वर्क डन 0 होता है? तो आंसर है नो। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होती है, टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द टेंजेंट होती है, और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अलोंग द टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट 0, और वो किसके इक्वल था? वो टॉ इंटू थीटा के इक्वल था। तो ये हमने पॉइंट डिस्कस किए वर्क के हवाले से। कुछ और फार्मूलाज वर्क के डिस्कस करते हैं कि इसके अलावा वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वर्क हमेशा रेफरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग होता है, ये हम जानते हैं कि जो रेफरेंस फोर्स गिवन होगी हम उसके मुताबिक वर्क लेंगे। जैसे एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट अगर डाउनवर्ड है हम कहेंगे वर्क डन पॉजिटिव है। लेकिन इसी दौरान फ्रिक्शन अपवर्ड है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन भी क्या पॉजिटिव होगा? नो, क्योंकि फ्रिक्शन अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, वर्क डन नेगेटिव है। तो वेट का वर्क डन पॉजिटिव, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन हमेशा रेफरेंस के साथ लिया जाता है। अब कुछ फार्मूलाज और आपको रिवाइज करवाता हूं, और साथ साथ उनके अगर जो रिस्पेक्टिव ग्राफ्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले गैस का, कि गैस अगर हमारे पास एक्सपैंड हो रही हो, गैस की एक्सपेंशन है, या हमारे पास गैस कंप्रेस हो रही है, तो इस केस में हमारा वर्क कैसे कैलकुलेट होता है? इसको हमने ड्राइव भी किया था लेक्चर में। फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और ये हम आइसोबैरिक की बात कर रहे होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर की। तो वर्क डन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपेंशन, वॉल्यूम कम होगा कंप्रेशन। इसके लिए ग्राफ कैसा था? ग्राफ इसके लिए प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान था, पी वी ग्राफ। ग्राफ की जो भी शेप होगी उस ग्राफ का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। के लेट्स से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली प्रेशर कांस्टेंट है, ये ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ का एरिया हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं स्प्रिंग्स के अंदर, कि अगर एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए या स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाए तो हमारे पास वर्क कैसे कैलकुलेट होता? इस केस में वर्क को कैलकुलेट करने के दो फार्मूलाज, एक हाफ टाइम फोर्स इनटू चेंज इन पोजीशन एक्स, जो कंप्रेशन एलोंगेशन दोनों हो सकते हैं, और दूसरा फार्मूला एफ को के एक्स पुट करके हाफ के एक्स स्क्वायर आता है। इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा, और यहां पर भी एरिया हमारे पास वर्क के इक्वल होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होता, और यहां भी एरिया वर्क डन के इक्वल होगा। और हाफ क्यों आता है इसकी बात भी हमने की थी लेक्चर में, एवरेज फोर्स की वजह से, क्योंकि फोर्स इंक्रीज कर रही होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। फिर सॉलिड्स के अंदर, कि जब सॉलिड्स के अंदर डिफॉर्मेशन होती है विद इन इलास्टिक लिमिट, जब सॉलिड डिफॉर्म होते हैं तो वहां पर भी वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम देते हैं। और उसका वर्क डन का फार्मूला क्या था? दैट इज सिमिलर टू स्प्रिंग्स, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, और उसका ग्राफ भी स्प्रिंग जैसा ही होता है, एफ और डेल्टा एल के दरमियान स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा हमने फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब किसी चार्ज को मूव करते हैं तो वहां पर वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है, और वहां भी वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
उसका फार्मूला हमारे पास आता है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, या फिर हम इसको फाइंड करते हैं के क्यू क्यू ओवर आर। क्यू क्यू दोनों चार्जेस जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के रिस्पेक्टिवली मूव कर रहा है, और आर क्या है, डिस्टेंस कि किस पोजीशन पे हम उसको मूव करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यही वर्क डन कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, और इसका वर्क फार्मूला ये भी हमारे पास एक से ज़्यादा है। सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला इसका ये आता है हाफ क्यू वी। फिर आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाते हो, जैसे आप यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट करो तो हाफ सी वी स्क्र आता है, अगर आप वी की वैल्यू पुट करो तो हाफ क्यू स्क्र बाय सी आता है। और इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसका एरिया वर्क के इक्वल होता है, और ये ग्राफ है बिटवीन क्यू एंड वी। ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, और एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन टू स्टोर चार्जेस इन अ कैपेसिटर के इक्वल आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपका जो फार्मूला है वो यूज होगा। वेरिएबल्स जो होते हैं वो बता देते हैं आपको कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूनिट की बात करता जाऊँ कि वर्क के लिए हमारे पास जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल, और जो यूनिट वर्क का है वही यूनिट एनर्जी का भी होता है। जूल न्यूटन मीटर के इक्वल है, और अगर इसके बेस यूनिट को देखा जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसका बेस यूनिट आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा हम इसके अदर यूनिट्स की बात करें तो अर्ज हमारे पास यूज होता है, तो वो भी याद रखिएगा कि 1 जूल 10⁻⁷ अर्ज के इक्वल होता है, या 1 अर्ज 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। और ये यूनिट किस सिस्टम में है, CGS सिस्टम के अंदर। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो अगर लिखा हो कहीं पर कि पॉजिटिव 1000 जूल और नेगेटिव 1000 जूल कौन ग्रेटर है, तो दोनों इक्वल है। पॉजिटिव 1000 जूल और नेगेटिव 1000 जूल इक्वल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की फिर इंपॉर्टेंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल की वजह से आ रहा है, लेकिन वर्क डन दोनों केसेस में क्या कंसिडर किया जाएगा, वो सेम कंसिडर किया जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रही है। एफ डी कॉस थीटा जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर वर्क वेरिएबल फोर्स की वजह से फाइंड की जाए तो उसका फार्मूला डिफरेंट नहीं होता, फिर उसमें पूरे पाथ को पैचेस में डिवाइड किया जाता है, हर पैच का वर्क कैलकुलेट होता है, और टोटल वर्क डन पैचेस के वर्क को ऐड करने से आता है, और वो समेशन की फॉर्म में होगा। तो मींस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसमें सिर्फ फोर्स का कॉन्सेप्ट है कि क्या फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। स्प्रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉकेट प्रोपल्शन, और इसके अलावा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारी एग्जांपल हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की। फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात की, उसका ताल्लुक भी वर्क से है कि अगर वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो और क्लोज पाथ में वर्क जीरो हो तो ये कंजर्वेटिव होता है, लेकिन अगर वर्क पाथ पे डिपेंड करे और क्लोज पाथ में वर्क जीरो ना हो तो ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और इलास्टिक फील्ड कंजर्वेटिव है, इनके अलावा बाकी सारे नॉन कंजर्वेटिव है। और मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था कि जिन फील्ड से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होती है वो कंजर्वेटिव होती हैं, और जिनके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं होती वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। कभी फ्रिक्शन के साथ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, कभी टेंशन के साथ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी या तो इलास्टिक होती है, या इलेक्ट्रिक होती है, या ग्रेविटेशनल होती है, तो ये कंजर्वेटिव है। इसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये थ्योरेटिकल बातें थी और हमने लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। लास्ट पॉइंट वर्क का डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट जाएंगे कि वर्क को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स का हो, वेरिएबल फोर्स का हो, उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। क्लियर? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क वो आप जानते हो कि अगर आपके पास एंगल एक्यूट है पॉजिटिव वर्क डन आएगा, ऑब्ट्यूज है नेगेटिव वर्क डन आएगा, और 90 डिग्री राइट एंगल है तो जीरो वर्क डन आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क पॉजिटिव होता है क्योंकि कॉस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो 0 से लेकर 90 तक वर्क पॉजिटिव, 90 से 180 तक वर्क क्या होगा, वो नेगेटिव होगा।
अब नेक्स्ट एनर्जी को डिस्कस करते हैं। वर्क के बाद हमारा नेक्स्ट है एनर्जी का। एनर्जी हम जानते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क बाय द बॉडी, बाय द मशीन, किसी भी तरह से आप इसको ले सकते हो। एनर्जी के बारे में एक पास पेपर में क्वेश्चन था कि एनर्जी की टोटल फॉर्म्स कितनी होती हैं। तो एनर्जी की हम जब टोटल फॉर्म्स देखते हैं तो मेनली दो हैं, वो पोटेंशियल और काइनेटिक है। और ये जो टाइप्स की हम बात करते हैं कि एनर्जी की ये दो टाइप्स हैं, ये दो फॉर्म्स हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर कभी आपसे एमसीक्यू पूछा जाए तो आपका आंसर इसमें कोई 2 के अलावा कोई और नहीं होगा। उन ऑप्शंस में चाहे वो इन्फिनिटी लिखा हो, चाहे वो 7 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होती है कि जब किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एक बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जाए। और काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोशन, कि कोई भी बॉडी मोशन में है, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन है, चाहे वो रोटेशनल मोशन है, और इवन वो वाइब्रेशनल मोशनल है। गैसेस के अंदर हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हीट, साउंड, लाइट, ये काइनेटिक एनर्जीज हैं। केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जीज हैं। तो जो भी एनर्जी किसी बॉडी के अंदर स्टोर होती है ना, वो पोटेंशियल होती है, जो काम कर सकती है। लेकिन जो हमारे पास काम कर रही होती है एक्चुअली, वो आपके पास काइनेटिक होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इन मोशन है। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है कि कौन कौन सी फॉर्म्स आपके पास पोटेंशियल में आती हैं और कौन कौन सी फॉर्म्स आपके पास काइनेटिक में आती हैं। एनर्जी का यूनिट हमारे पास सेम होता है, जो कि वर्क का यूनिट है, जो हीट का यूनिट है, जूल। लेकिन मैं यहां पर जब यूनिट की बात करूंगा तो मैं कुछ और यूनिट्स भी मेंशन करूंगा। जैसे हम एनर्जी के यूनिट्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर अर्ज सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है। फिर कैलोरी हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं कि 1 कैलोरी 4.2 जूल। फिर बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये रेफ्रिजरेशन और कूलिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। और उसके बाद किलोवाट आर, किलोवाट आर सबसे बिगेस्ट यूनिट एनर्जी का माना जाता है। इसके अलावा एक और यूनिट मैंने बताया था और वो था फुट पाउंड, और ये था एफपीएस सिस्टम के अंदर एनर्जी का यूनिट। अब इनकी कन्वर्जन आप लोगों ने याद रखनी है कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी जूल के इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻⁹ जूल के इक्वल होता है। तो कभी अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना हो तो ये कन्वर्जन याद रखिएगा। इसके रिवर्स भी याद रखें कि 1 जूल 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड जो चीज याद रखनी है वो क्या, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर ईआरजी है। ईआरजी सीजीएस सिस्टम के अंदर एनर्जी का यूनिट होता है, सीजीएस सिस्टम के अंदर। और ईआरजी किसके इक्वल है, 1 ईआरजी 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। तो इसके रिवर्स क्या होगा, 1 जूल इज 10⁻+7 अर्ज। और जो 1 अर्ज है ये डाइन सेंटीमीटर है, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। तो कई दफा कन्वर्जन के अंदर हमें इसकी हेल्प मिलती है कि हमें सीजीएस सिस्टम को एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। फिर कैलोरी, कैलोरी हमारे पास इक्वल है 4.2 जूल के। और केमिस्ट्री में ज्यादातर हम इसको देख रहे होते हैं, लेकिन फिजिक्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चंस हो जहां पर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़े। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल्स। फिर है बीटीयू। बीटीयू स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इसकी कन्वर्जन क्या है, 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल्स। ये बहुत कम है कि आपकी कन्वर्जन हो, लेकिन अगर कभी हो तो आप इसको कर सकते हो 1055 जूल्स। फिर किलोवाट आर, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और 1 किलोवाट आर किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स, 3.6 मेगा जूल्स। और लास्ट में फुट पाउंड, ये आपके पास एफपीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट होता है। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, जैसे एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो एफपीएस फुट पाउंड एंड सेकंड। और क्या थी इसकी कन्वर्जन, इसकी कन्वर्जन हमारे पास थी 1 फुट पाउंड इज इक्वल टू, कोई बताएगा क्या वैल्यू थी, 1/0.7376। तो आप उस तरह याद रखना चाहो वो आपकी मर्जी है, आसान इसको यूं याद रखना है कि 1 जूल किसके इक्वल है, 1 जूल 0.7376 फुट पाउंड के इक्वल होता है।
तो कन्वर्ट अगर करना पड़े तो लेफ्ट साइड पे जाकर ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एनर्जी के हवाले से जो यूनिट्स हैं आपने याद रखने हैं कि अगर कभी इनको कन्वर्ट करना हो तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। अब दो एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, कि जब किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर पोजीशन को चेंज किया जाए। अब मेनली यहां पर मैं आपको इसके फार्मूलाज बताऊंगा। जैसे हमारे पास अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जाए, ग्राउंड से किसी बॉडी को लिफ्ट करें या ग्राउंड की तरफ मूव करें, फिर अर्थ से एक सर्टन हाइट पे किसी बॉडी को ले जाए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। दो फार्मूलाज हमने इसके डिस्कस किए थे, एक था mgh और दूसरा फार्मूला हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैस ऑफ अर्थ, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, वो था g m/r। और इस फार्मूला के अंदर जो स्मॉल r है ये क्या है, स्मॉल r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, और इस स्मॉल r को आप यूं भी याद रख सकते हो, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। डिफरेंस याद है इन फार्मूलाज का कि कब आपने mgh को यूज करना है और कब आपने g/m/r को यूज करना है। डिफरेंस ये था कि पहला फार्मूला तब यूज होता है या उस हाइट तक यूज होता है जब तक g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब स्मॉल हाइट्स तक आप इस फार्मूला को यूज करते हो, और g की हाइट कांस्टेंट रहती है जब आपकी हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत कम हो, तब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास तब अप्लाई होता है जब g की वैल्यू हाइट के साथ चेंज होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि g विद रिस्पेक्ट टू हाइट विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ चेंज होती है। इसका मतलब जब आपकी हाइट अर्थ के रेडियस के इक्वल और ग्रेटर हो तो तब हम इस फार्मूला को यूज कर रहे होंगे। फिर इस फार्मूला में पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है, वो पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन को शो करता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है उसके अकॉर्डिंगली आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक फील्ड के अंदर जब किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया जाए, मेनली किसी सॉलिड या स्प्रिंग के, इसमें डिफॉर्मेशन की बात हो रही होती है कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा हो या स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा हो, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स जो हम हुक्स लॉ से फाइंड करते हैं, F इज इक्वल टू एक्स, और F होता है kx के इक्वल, तो ये k टाइम x स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो फार्मूलाज में वैल्यू पुट करें आपके आंसर आ जाते हैं। और एक फार्मूला हमने और पढ़ा था कंसोलिडेशन क्वेश्चन में जिसमें x नहीं आता, और वो था f स्क्वायर ओवर k, कि अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो फिर ये रिजल्ट आएगा। देन वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी देते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज की पोजीशन को चेंज किया जाए, और इसके फार्मूला सिमिलर हैं। किससे सिमिलर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। अभी मैं लिखूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सिमिलर है। इसका फार्मूला हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आता है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल गिवन हो, मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से। और दूसरा फार्मूला जो कि सिमिलर है ग्रेविटेशनल फील्ड से, वो इन टर्म्स ऑफ चार्जेस है, और वो है k टाइम्स कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r। तो वहां पर देखो मैसेज है, यहां पर चार्ज है, वहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यहां पर आपका कूलम कांस्टेंट है। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर, बल्कि सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद काइनेटिक की तरफ जाते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जो फार्मूलाज मैंने आपको बताए, अब उसको मैं सेपरेटली डिस्कस करता हूं। दो फार्मूलाज की हमने यहां बात की है, एक हमने बात की है स्मॉल हाइट्स के ऊपर और एक हमने बात की है लार्ज हाइट के ऊपर। जो पहला फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज mgh, इसमें m मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, h हाइट है। इस फार्मूला की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि जब तक आपकी g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तब अप्लाई करते हो, और g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है स्मॉल हाइट्स के ऊपर, जब हाइट अर्थ के रेडियस से कम हो तब ये अप्लाई होता है। और अर्थ का रेडियस आपको पता होना चाहिए कितना है, दैट इज 6400 किलोमीटर, क्योंकि लार्ज हाइट पे जाके जब g चेंज हो जाएगा तो फिर आप इस फार्मूला को वैलिड नहीं करते। फिर इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा विद किसी रेफरेंस के साथ ली जाती है, किसी रेफरेंस के साथ, कि जैसे अर्थ की सरफेस को हम रेफरेंस लेते हैं, तो अर्थ की सरफेस को हमने रेफरेंस ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर हमने इन्फिनिटी पॉइंट को रेफरेंस ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? जीरो है।
तो जो भी आप रेफरेंस लोगे उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी मेजर की जाती है। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक टेबल टॉप है और वो ग्राउंड से किस हाइट के ऊपर है, लेट से h1 हाइट के ऊपर है, और टेबल के टॉप से ऊपर एक फर्दर हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसका मास m है, जिसकी हाइट टेबल के टॉप से h2 है। अब एक स्टूडेंट क्लेम करता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgh1 है, mgh2, और एक बच्चा क्लेम करता है कि इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी mgh1 प्लस h2 है। कौन सा स्टूडेंट करेक्ट है? एक स्टूडेंट क्लेम करता है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh1 है, mgh2 है, और एक क्लेम करता है mgh1 प्लस h2। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। जो ये कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है वो बेसिकली टेबल सरफेस को रेफरेंस ले रहा है, और जो ये कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 प्लस h2 है वो बेसिकली ग्राउंड को रेफरेंस ले रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है, और ये हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में भी स्पेसिफिकली बात की गई है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस के साथ ली जाती है। तो हमारे जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं उनको हम जीरो पॉइंट बोलते हैं, और वो दो हैं, एक ग्राउंड हम जीरो पॉइंट लेते हैं और एक इन्फिनिटी पॉइंट हम जीरो पॉइंट लेते हैं। दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है। इसके अलावा लार्ज हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला वो कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम ओवर आर, और आर के बारे में आप जानते हो कि आर बेसिकली डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसमें कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 होती है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ 6 टाइम्स 10⁻24 किलोग्राम, और एम वो ऑब्जेक्ट है जिसको मूव करवाते हैं। ये फार्मूला वैलिड होता है जब जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, मींस जी की वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाए, जब आपकी हाइट जो है वो लार्ज हो, हाइट आपके रेडियस से ग्रेटर हो, और ऑब्वियसली जब हाइट रेडियस से ग्रेटर है तो स्मॉल आर भी आपके रेडियस से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। फिर कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, के पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। तो ये बात आपको बता चुका हूं मैं पहले कि जब भी वर्क डन नेगेटिव होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। इसका मतलब जब नेगेटिव साइन आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज को शो करेगा, और जब भी आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज को शो करेगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इस फार्मूला के अंदर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन क्या चीज एक्सप्लेन करते हैं, कि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज को शो करेगा और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज को शो करेगा। इससे रिलेटेड ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते। एस्केप वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने के लिए? द इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, और ये मिनिमम वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी का ताल्लुक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ होता है। तो पहले आपको मैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बता दूं और फिर उसको हम रिलेट करेंगे एस्केप वेलोसिटी के साथ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट पी टू इंफिनिटी, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से मूव करवाकर एक ऐसे पॉइंट पे ले जाओ जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए, तो जो वर्क डन आपको यहां पर रिक्वायर्ड है इस पॉइंट पी से लेकर इंफिनिटी तक जाने में, उसको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पी से इंफिनिटी लेकर जाने में क्या वर्क डन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? वर्क डन नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी वजह से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में नेगेटिव साइन आता है। ये पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज को शो करता है, ये नेगेटिव वर्क डन को शो करता है। और ये जो आर है ये आपका डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, जो आर प्लस एच के इक्वल होगा, और एच क्या होती है? वो हाइट होती है अर्थ की सरफेस से। इस फार्मूला के अंदर नेगेटिव साइन के कई मतलब है। ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज को शो करता है, और तीसरी चीज ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, और इसी नेगेटिव साइन की वजह से यू का
आर के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, जितनी आर की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी उतनी ज्यादा होगी, तो लेस नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपने यहां अप्लाई करना है। फिर हमने ग्राफ डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है, तो ये ग्राफ नेगेटिव हाफ में होता है, पॉजिटिव हाफ में नहीं होता, क्योंकि यू की वैल्यू नेगेटिव। और ग्राफ कैसा होगा, विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आर यू विल इंक्रीज, क्योंकि नेगेटिव के अंदर कम होना इंक्रीज को शो करता है। तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, यू लेस नेगेटिव होगा, मतलब इंक्रीज करेगा। स्केप वेलोसिटी का ताल्लुक एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से होता है। क्यों? क्योंकि स्केप वेलोसिटी क्या थी, वो इनिशियल वेलोसिटी जो किसी बॉडी को अर्थ से स्केप करने के लिए रिक्वायर्ड है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के। तो अर्थ के सरफेस है आप जो इनिशियल वेलोसिटी देते हो, जो मिनिमम वेलोसिटी देते हो स्केप करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करते हैं। फिर कंपेयर करने के बाद हमारे पास स्केप वेलोसिटी के फार्मूलाज आते हैं, जो मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूंगा। क्या फार्मूला था स्केप वेलोसिटी के? दो फार्मूलाज थे, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी था और एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी था। स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। और ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये अर्थ के मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे जरूर डिपेंड करेगा लेकिन बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस मर्जी एंगल पे थ्रो करो स्केप वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो स्केप वेलोसिटी का ताल्लुक अर्थ के मास से है या किसी प्लेनेट के मास से, उस प्लेनेट के रेडियस से, लेकिन बॉडी के मास, बॉडी के साइज किस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा फार्मूला स्केप वेलोसिटी का जो पहले से ही ड्राइव किया जाता है, और वो आता है अंडर रूट 2 टाइम्स स्मॉल जी ओ इनटू आर। तो ये फार्मूलाज आपने याद रखने। एग्जांपल्स, मून की सबसे कम होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, जुपिटर की सबसे ज्यादा होती है, मार्स की 5 किलोमीटर पर सेकंड है, अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक और पॉइंट इनसे रिलेटेड, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह से एक टर्म यूज होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये फेडरल की बुक में मेंशन है, फेडरल और केपी के, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। तो कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास स्टोर होती है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। इसका यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू मोशन। दैट मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल, दैट मोशन कैन बी रोटेशनल, दैट मोशन कैन बी वाइब्रेशनल। अब हम अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को पढ़ रहे होते हैं, इवन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं आपको फार्मूला उसका जरूर बताऊंगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड हाफ टाइम एम वी स्क्वेयर, टी फॉर ट्रांसलेशनल, हाफ टाइम एम वी स्क्वेयर। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, तो इसका फार्मूला बेसिकली वेलोसिटी का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई दफा मोमेंटम के साथ इसको रिलेट किया जाता है। तो एक फार्मूला इसका बनता है हाफ टाइम पी इंटू वी, पी मोमेंटम है और वी स्पीड है, और एक फार्मूला इसका बनता है पी स्क्वायर ओवर 2m। तो एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड और एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मास। तो ये सेकंड फार्मूला है, ये ज्यादातर यूज हो रहा होता है, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है, मोमेंटम के स्क्वायर के साथ। ग्राफ आपको पता होने चाहिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे, वेलोसिटी के साथ भी इंक्रीजिंग स्लोप का होगा और मोमेंटम के साथ भी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीजिंग स्लोप का होगा। अब बताता हूं आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला है उसमें आपके वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। उसमें मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जो रेजिस्टेंस टू एंगुलर मोशन है, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आती है, तो ओमेगा स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास, रेडियस और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और हर बॉडी के लिए डिफरेंट होगा। तो अगर एक बॉडी जिसका मास m है और वो एक ऑर्बिट में रोटेट कर रही हो जिसका ऑर्बिटल रेडियस r,
तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। जैसे अर्थ की स्पिन मोशन के लिए 2/5 mr² होता है, तो ऑर्बिटल मोशन के लिए mr²। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा 1/2 mr² ओमेगा², एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम टाइम पीरियड की फॉर्म में 2π/t से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज याद रखने हैं कि क्या क्या इसके हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। फिर मैंने आपको एक केस बताया था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और उस इंक्लाइन प्लेन के टॉप से एक ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर एबिलिटी है कि वो रोल कर सकती है, तो दो केस मैंने बताए थे आपको यहां पर कि अगर वो ऑब्जेक्ट स्लिप कर जाए तो क्या होगा, और अगर वो स्लिप ना करे तो क्या होगा। अगर बॉडी स्लिप कर जाए तो क्या होगा, और अगर वो बॉडी स्लिप ना करे तो क्या होगा। अगर तो वो बॉडी स्लिप कर जाए तो इसका मतलब है कि वो रोटेट नहीं करेगी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर वो स्लिप कर गई तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, और अगर वो स्लिप नहीं करती तो फिर वो रोटेट भी करेगी, तो फिर उसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के अलावा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी प्रेजेंट होगी। और ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि जब आपने बॉटम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो किस काइनेटिक एनर्जी को आपने कंपेयर करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, कई सेंस में कि ये कॉन्सेप्ट फादर ऑफ फिजिक्स माना जाता है। इसको बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, कि जब भी किसी बॉडी पे वर्क होगा तो वर्क एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट होता है। और ये हम हर जगह देखते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलास्टिक फील्ड है, कंजर्वेटिव है और इवन नॉन कंजर्वेटिव है, ये दोनों पे अप्लाई होता है, कंजर्वेटिव पर भी और नॉन कंजर्वेटिव पे भी, कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो मैंने इसकी तीन आपको फॉर्म्स बताई थी। एक तो जनरल फॉर्म है ना कि आपके पास एनर्जी, एनर्जी कौन सी है, कोई भी हो सकती है, पोटेंशियल, काइनेटिक, इवन बोथ। पोटेंशियल की भी कोई भी टाइप हो सकती है, काइनेटिक की भी कोई भी टाइप हो सकती है, फिर इवन फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि जो वर्क डन आपका हो रहा है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होता है। तो इसका मतलब मल्टीपल इसकी फॉर्म्स हैं। लेकिन हम अपने सिलेबस की हद तक अगर इसको देखें तो हम वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कवर कर रहे होते हैं। एम जी H1 माइनस H2 या H2 माइनस H1, वो डिपेंड करेगा हमारे केस के ऊपर। और अगर हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक है तो इवन इसको यूं भी यूज किया जाता है, हाफ टाइम के x2² माइनस x1²। फिर वर्क डन अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपके पास इक्वेशन है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m कॉमन लोगे, तो हाफ m कॉमन लिया तो v2² या vf² माइनस vi²। फिर इसी तरह से अगर रोटेशनल अगर लिखोगे तो हाफ i ओमेगा f² माइनस ओमेगा i² आता। फिर कई जगह ऐसा भी होगा कि आपको दोनों एनर्जीज को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बर्नौलिस की इक्वेशन लिखवाई थी कि जहां पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही होगी और इवन काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर दोनों को सब्स्टिट्यूट करोगे और जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको फाइंड कर लोगे। फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का होता है, कि कई दफा आपको क्वेश्चन कुछ इस किस्म का दिया जाएगा कि एक बुलेट को फायर किया किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ऑब्वियसली बुलेट उस सॉलिड ऑब्जेक्ट में इंबेड होती है, तो कितने डिस्टेंस तक बुलेट उस बॉडी में मूव करेगी और रुकेगी। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। जैसे गाड़ी ब्रेक अप्लाई करे तो कितने डिस्टेंस के बाद जाके गाड़ी रुकती है। और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की इस फॉर्म से रिलेटेड है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो यहां से आते हैं, एफ डी इज इक्वल टू हाफ mv²। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूं। तो यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस का ताल्लुक आपकी वेलोसिटी के साथ है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ताल्लुक मास के साथ है। और हमने ये क्वेश्चन किए भी थे कि वेलोसिटी को डबल कर दें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है।
अगर बॉडी का मास डबल हो जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो ये आपको रिलेशन पता होने चाहिए कि अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, कि दो गाड़ियां डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही हैं लेकिन उनकी स्पीड सेम है, तो किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा, किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेट होता है। और इवन स्टॉपिंग डिस्टेंस मास पे भी डिपेंड करता है कि क्या दोनों गाड़ियों में पैसेंजर एक जैसे बैठे हुए, तो इन दोनों पे स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है लेकिन एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहती है। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, हीट पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इवन पोटेंशियल की एक फॉर्म दूसरी पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इसमें मैंने दो केसेस पढ़े थे। एक, जब हम फ्रिक्शनल लॉस को इग्नोर कर देते हैं कि किसी भी तरह की हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, और दूसरा केस हम पढ़ते हैं जब फ्रिक्शनल लॉस को इग्नोर नहीं करते, जब हम कहते हैं कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब दोनों से रिलेटेड हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म्स कैसे बनती हैं, और मैं यहां पर जनरल केस बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितनी एनर्जी हमारे पास लॉस हो रही है उतनी एनर्जी गेन हो रही है। उसके अलावा आप इसको यूं भी याद रखो तो ज्यादा बेहतर है कि जितनी एनर्जी इनिशियल है उतनी एनर्जी फाइनल है। अब इनिशियल एनर्जी कोई भी हो सकती है, इनिशियल काइनेटिक भी हो सकती है, इनिशियल पोटेंशियल भी हो सकती है, और इनिशियल दोनों भी हो सकती हैं, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों। हमने ये सारी एग्जांपल्स की थी। लेकिन जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है तो सारी की सारी इनिशियल एनर्जी या इनपुट वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता। उस केस में यहां पर ये होगा कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता, एक तरफ इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के इक्वल है, लेकिन दूसरी तरफ इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स दे देता हूं। अब एग्जांपल के अंदर अगर मैं इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल को लेता हूं, दोनों के अंदर कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और टॉप के ऊपर एक बॉक्स है, जो बॉक्स स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। इस इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है वो h है, और जो डिस्टेंस हमारे पास है वो d है, और जो इंक्लाइन प्लेन की सरफेस और बॉक्स की सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन है वो f है, और ये एंगल आपको गिवन है थीटा। तो अगर तो फ्रिक्शनल लॉस को इग्नोर कर दें और इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को इक्वल करें, तो इनिशियल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल जो टॉप पर है, और फाइनल एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी टॉप पे, फाइनल एनर्जी बॉटम पे, इक्वेट किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन जब फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करते तो वहां पर आपकी इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल है, आपकी फाइनल एनर्जी काइनेटिक है, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो रहा है, और वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फ्रिक्शन किस डिस्टेंस के अलॉन्ग है, d डिस्टेंस के अलॉन्ग, तो d मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेटा पुट करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपने याद रखने हैं। फिर इसमें कुछ और चीजें जो मैंने आपको बताई थी लेक्चर में, मैं वो भी बता दूं आपको कि अगर आपको हाइट गिवन ना हो, डिस्टेंस गिवन हो, एंगल गिवन हो, या डिस्टेंस गिवन ना हो, हाइट और एंगल गिवन हो, तो आप साइन थीटा को यूज करोगे, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, h ओवर d। तो कई दफा एग्जामिनर h नहीं देता, कई दफा d नहीं देता, तो आप इनको आपस में यूज करते हुए अननोन वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इंक्लाइन प्लेन के अंदर आपने याद रखना। इसके अलावा और क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक इक्वेशन लॉस और गेन के हवाले से जो जनरल इक्वेशन मैंने बताई थी, इसको याद रखिएगा कि हमारे पास ओवरऑल जो एनर्जी हमारे पास लूज हो रही होती है वो बेसिकली आपकी एनर्जी इनपुट होती है। जो भी एनर्जी लूज हो रही होती है वो इनपुट होती है, और वो किसके इक्वल होती है, वो आउटपुट एनर्जी के इक्वल होती है, प्लस वर्क डन जो अगेंस्ट फ्रिक्शन हो रहा है उसके इक्वल है। तो ये इक्वेशन भी आपको कई दफा अननोन वेरिएबल फाइंड करने में हेल्प करेगी और इवन एफिशिएंसी में भी हेल्प करेगी। फिर एक और फार्मूला आपको बताया था इस टॉपिक में, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी का, कि अगर आपने परसेंटेज लॉस फाइंड करना है कि एनर्जी कितनी लॉस हुई, तो कैसे फाइंड करोगे, जो एनर्जी का लॉस है उसको डिवाइड कर दोगे टोटल से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अब यहां गलती के चांसेस है,
एनर्जी लॉस में कई बच्चे शायद इनपुट एनर्जी समझ लेते हैं। नो, एनर्जी लॉस का मतलब होता है वो वर्क जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ा, ये एनर्जी लॉस है जो बेसिकली आपकी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रही। और जो टोटल एनर्जी होती है ये बेसिकली आपकी इनिशियल एनर्जी होती है जो इनपुट होता है, चाहे वो काइनेटिक है, पोटेंशियल है, बोथ है। तो आपने बड़ा केयरफुली इन वैल्यूज को पुट करना है जिससे आपकी परसेंटेज लॉस इन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी। जब हम इंप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉस का टॉपिक पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे एनर्जी लॉसेस होते हैं और कोई भी हमारी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती, तो वहां पर हम एफिशिएंसी को इन्वॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी कहीं पर भी हो, इसका एक ही फार्मूला होता है एंड दैट इज आउटपुट ओवर इनपुट। वो आउटपुट वर्क भी हो सकता है, पावर भी, और इसी तरह से इनपुट वर्क भी हो सकता है, पावर भी। तो वेरिएबल्स आपने देखना है क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली पुट करने हैं। और अगर परसेंटेज चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। आउटपुट वर्क आपके पास W0, इनपुट वर्क WI मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आउटपुट वर्क क्या होता है? जो आउटपुट आपकी फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस आपका ट्रेवल हुआ, और इनपुट आपके पास क्या है? इनपुट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो वैल्यूज पुट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अब मशीन्स के अंदर आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क कैसे फाइंड होता है? आउटपुट वर्क के अंदर जो आउटपुट फोर्स है वो लोड है जो आप लिफ्ट करना चाहते हो मशीन्स की मदद से, और जो इनपुट फोर्स होती है ये आपकी एफर्ट होती है जो आप लगा रहे होते हो। और मैंने इसमें एग्जांपल आपको दी थी पुली की और इंक्लाइन प्लेन की, कि अगर आपके पास एक पुली सिस्टम है तो पुली का काम क्या होता है? कम एफर्ट से ज्यादा लोड को उठाना। कम एफर्ट से ज्यादा लोड को उठाना ये मशीन्स का काम है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर होता है। तो इस तरफ आप फोर्स लगाते हो, ये आपकी एफर्ट है, इनपुट। कितने डिस्टेंस तक लगाई, ये आपका इनपुट डिस्टेंस है। और इस तरफ आपका लोड है, ये वाला जिसको mg से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका लोड है जिसको आप लिफ्ट कर रहे हो। और कितने डिस्टेंस तक आपने उसको लिफ्ट किया उस एफर्ट की मदद से, ये आपका D0 है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके इंप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी लॉसेस के। और यहां पर भी वो इक्वेशन आपको हेल्प करेगी कि आपके पास जो इनपुट वर्क है वो आपके आउटपुट वर्क प्लस फ्रिक्शनल लॉस के इक्वल है। तो कई दफा इनपुट गिवन नहीं होता, आउटपुट और फ्रिक्शनल लॉस गिवन होता है, तो इनका सम करके आप फाइंड कर सकते हो। और इवन आपको अगर आउटपुट गिवन नहीं है तो आप इनपुट में से फ्रिक्शनल लॉस को सब्ट्रैक्ट करके भी उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी इक्वेशन आप लोग यहां पर यूज करेंगे। फिर मैंने यहां मैकेनिकल एडवांटेज का बताया था कि मशीन्स के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज लोड और एफर्ट की रेशो होती है, मतलब आउटपुट फोर्स और इनपुट फोर्स की रेशो। ये आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज है और ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, तभी हमारा फायदा है कि कम एफर्ट से ज्यादा लोड लिफ्ट हो, अदरवाइज मशीन तो काम की नहीं है। तो मैकेनिकल एडवांटेज, लोड और एफर्ट की रेशो। तो हमारे इन फार्मूलाज के अंदर ये जो F0 ओवर Fi है ये मैकेनिकल एडवांटेज है। तो हम एफिशिएंसी के फार्मूला को मैकेनिकल एडवांटेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या बनेगा? मैकेनिकल एडवांटेज टाइम्स आउटपुट डिस्टेंस ओवर इनपुट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावर। पावर हमारे पास क्या है? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कितने टाइम में किया। अगर दो हमारे पास मशीन्स हैं वो इक्वल वर्क करती हैं, या दो हमारे पास कोई आदमी है वो एक जितना काम कर रहे हैं, तो उनको डिफरेंशिएट पावर से किया जाता है कि कौन कम टाइम में ज्यादा काम करता है। तो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है। पावर के फार्मूलाज को देखें तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं। सबसे सिंपल यही है कि वर्क को डिवाइड कर दें टाइम से, और वर्क एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दें। और फिर यहां से बात स्टार्ट होती है आगे कि वो एनर्जी कौन सी है। क्या वो पोटेंशियल है? तो फिर आपके पास mgh आ जाएगा। क्या वो एनर्जी काइनेटिक है? तो फिर हाफ mv² आ जाएगा। और इवन कई क्वेश्चन आप ऐसे भी देखोगे जहां पर आपके पास एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होगी। मतलब आप पोटेंशियल और काइनेटिक इन दोनों का सम लोगे
क्योंकि आपने वर्क डन लेना है ना, और वर्क डन एनर्जी के इक्वल है, तो वो कोई भी हो सकती है, और डिवाइड करोगे टाइम से तो पावर कैलकुलेट होगी। फिर इवन कई दफा हमने पावर को हीट की फॉर्म में भी यूज करना है, जैसे हीटिंग एजेंट्स जो होते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, पावर गिवन हो, तो पावर इज इक्वल टू हीट ओवर टाइम। अगर वो हीट पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हो रही है तो इवन हीट की जगह MC डेल्टा टी भी यूज होगा। M एस है, C स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। तो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा फार्मूला हमने यूज करना। फिर जिस फार्मूला पे PMDC ने एम्फेसाइज किया है वो पावर का फार्मूला है कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, F डॉट V, और डॉट ओपन करोगे तो FV cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। फिर इसके मैंने आपको डिफरेंट केसेस बताए थे FV cos थीटा के। अब वो केसेस मैं आपको यहां पर रिवाइज करवा देता हूं वन बाय वन। पहला कि अगर आपके पास एंगल जीरो हो बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा पावर इज इक्वल टू FV, जो सबसे सिंपलेस्ट केस है कि अगर आपके पास एंगल जीरो तो पावर फोर्स वेलोसिटी मल्टीप्लाई करने से फाइंड हो जाएगा। एक मैंने केस आपको बताया था कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, एक बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, स्पीड कांस्टेंट है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट जब होती है तो आप जानते हो कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होते हैं, ये बात याद रखनी है। इस केस में पावर के फार्मूला के अंदर आप अप्लाइड फोर्स की जगह फ्रिक्शनल फोर्स को लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों से आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिसमें गलती होती है वो ये कि अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो, अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो इसका मतलब जो इंजन की पावर है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उस केस में पावर को कैलकुलेट करने के लिए नेट फोर्स में अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स आती है और फिर वो मल्टीप्लाई वेलोसिटी से होगी। तो डिफरेंट तरह के आपके पास केसेस बनते हैं, और इवन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फिर आपके पास एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैं वो भी बता देता हूं कि इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि फोर्स मिनिमम जीरो थी, इंक्रीज होकर F हो गई, तो इस केस में आपकी पावर कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज से। क्या आप एवरेज फोर्स लोगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? वेलोसिटी से। एवरेज फोर्स लोगे और उसको मल्टीप्लाई वेलोसिटी से करोगे, और एवरेज आएगी मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखूंगा, यह आएगा 1/2F, ये एवरेज फोर्स, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? वेलोसिटी से। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आप लोग याद रखोगे कि आपके पास फार्मूला सिंपल FV कब यूज होता है, फ्रिक्शन इंटू वेलोसिटी कब यूज होता है, F प्लस F अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शन इंटू वेलोसिटी कब यूज होता है, और फार्मूला आपके पास हाफ FV कब यूज हो रहा होता है। तो डिफ्रेंशिएट अगर करना आता हो तो ये क्वेश्चन आपके पास कभी भी गलत नहीं होता है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। पावर का यूनिट आप जानते हो कि वॉट है, ऐसा यूनिट वॉट, और वॉट किसके इक्वल है? वो जूल पर सेकंड के इक्वल है, और इसका बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के इक्वल होता है। फिर हॉर्स पावर इसका कमर्शियल यूनिट होता है, वो भी याद रखें कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है, या 0.746 किलोवाट के इक्वल होता है। और हॉर्स पावर में मैंने क्या बताया था कि अगर एक हॉर्स 550 पाउंड का वेट 1 फीट हाइट तक लिफ्ट करे 1 सेकेंड में, तो इसको 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। 550 पाउंड का वेट 1 फीट हाइट 1 सेकेंड के अंदर, देन दैट इज 1 हॉर्स पावर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर वर्क और टाइम का ग्राफ गिवन हो तो कहां से पावर फाइंड होती है? स्लोप से। कि वर्क और टाइम का अगर ग्राफ गिवन है तो आप उसकी स्लोप कैलकुलेट करोगे, ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो वो पावर देगी। और अगर आपके पास जो ग्राफ है वो फोर्स और वेलोसिटी का है, जो मर्जी शेप हो, तो फिर उस केस में एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड किया जाता है, और वो एरिया हमें पावर की वैल्यू देगा। फिर ये ग्राफ F cos थीटा का भी हो सकता है कि अगर एंगल पर होगा तो फिर F का ग्राफ नहीं होगा, F cos थीटा का होगा, और उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा। और लास्ट चीज, जब ग्राफ कर्व होता है कि लेट से वर्क और टाइम का ग्राफ कर्व है, तो फिर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, और जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो
तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपकी वैल्यू आती है पावर की वो इंस्टेंटेनियस होती है। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कर्व ग्राफ में हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट है, यहां पर भी हर पॉइंट की पावर डिफरेंट है, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर। और लिमिट अप्लाई होती है टाइम अप्रोचेस टू जीरो, कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क या स्लोप इज द इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये बच्चे आपके पास ओवरऑल पावर के फार्मूलाज और पावर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट में किलोवाट आर की बात हम करेंगे कि किलोवाट आर हमारे पास पावर का यूनिट नहीं होता। किलोवाट आर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हमने यूनिट की में देखा एनर्जी के यूनिट के अंदर के किलोवाट आर एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट होता है। तो इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कमर्शियल यूनिट जब माना जाता है तो ये मैंने आपको बात बताई है कि 1 किलोवाट आर बेसिकली आपका एक यूनिट होता है जो आप कंज्यूम करते हो, और ये किसके इक्वल होता है? 3.6 मेगा जूल्स के, मींस 3.6 टाइम 10⁻⁶ जूल्स। कैसे एनर्जी को फाइंड किया जाता है किलोवाट आवर में? अगर आप लेट से इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हुई उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, अपना बिल कैलकुलेट करना चाहते हो, कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? एनर्जी इन किलोवाट आवर, या इसको कहोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि जब नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड हो जाएंगे तो उसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो बिल कैलकुलेट हो जाता है। तो इसका फार्मूला था पावर इन वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स, तो ये आ गया वॉट आवर, एंड डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा किलो वॉट आवर। तो अगर आपको गिवन हो कि 5 बल्ब हैं, 5 पंखे हैं, उनकी पावर गिवन है, इतने टाइम के लिए चलते हैं, बताओ टोटल यूनिट कितने कंज्यूम होंगे, तो आपने सिंपली उनको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर दोनों का पावर, दोनों की टाइम डिफरेंट है तो सेपरेटली सॉल्व करोगे, और अगर सेम टाइम दोनों के लिए तो इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम डिवाइड बाय 1000। और अगर 1 मंथ की बात हो रही हो कि 1 मंथ में, तो फिर आपने टाइम को 1 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, और 1 मंथ का मतलब होता है कि 30 डेज आपके कंसीडर किए जाएंगे। तो ये बच्चे आपके पास ओवरऑल फार्मूलाथॉन 1 शॉर्ट लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का।